अगर मैं अपने ग्राफ्ट्स की बात करूं तो मेरे अलग अलग क्लिनिक्स के रेट्स के ऊपर होता है। तो मैंने जहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है, मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने डॉक्टर से बात भी की थी, तो डॉक्टर ने मुझे यही बताया था। हेलो एवरीवन, फाइंडर्स लाइफ में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पूछे गए सारे कमेंट्स के बारे में। उन सारे कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे उन सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं और अभी भी सब्सक्राइबर्स के नंबर्स बहुत कम हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्यार दिखाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछा गया है कि कितने ग्राफ्ट्स लगे थे। तो ग्राफ्ट्स की अगर बात करें तो मैंने अपनी कंसल्टेशन वाली वीडियोस जो बनाई थी उनमें ग्राफ्ट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने कि ग्राफ्ट कैसे डिसाइड होते हैं। अगर मैं अपने ग्राफ्ट्स की बात करूं तो मेरे ट्रांसप्लांट में 2600 कुछ ग्राफ्ट्स लगे थे मेरे टोटल। क्योंकि मेरा जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस था वो 2A था। लाइक जो मेजरमेंट का तरीका होता है उसमें 2A कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी में मेरा बाल्डनेस फॉल करता था। तो उसमें लगभग 2500 से 3000 के बीच में ग्राफ्ट लगते हैं। तो इस असेसमेंट को देखने के लिए आप वो कंसल्टेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपका बाल्डनेस जो है वो किस कैटेगरी में आता है और आपको कितने ग्राफ्ट की नीड होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट करें। वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत हेल्प करेगी आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन में। अगर आप कंसल्ट करने चाहते हैं कहीं भी किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास, तो वो बहुत हेल्प कर सकती है वीडियो आपके लिए। फिर दूसरी बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कितना खर्चा आया है, कितने पैसे लगे हैं। तो खर्चे की अगर हम बात करें तो खर्चा ये भी सारे अलग अलग क्लिनिक्स के रेट्स के ऊपर होता है। तो मैंने जहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है वहाँ पे 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट का उनका प्राइस था। तो अगर 2600 ग्राफ्ट लगे हैं तो 2600 कुछ ग्राफ्ट्स थे, तो अराउंड आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 20 से, तो अराउंड 46-47 हज़ार रुपये के आसपास का कॉस्टिंग था टोटल। अगर मैं बाकी चीज़ें और भी ऐड कर लूँ जिसमें कि जो मेडिसिन्स थी और कुछ टेस्ट करवाए थे, तो ये कुल मिला के अराउंड 50,000 रुपये के आसपास का खर्चा था ट्रांसप्लांट। और जो कुछ टेस्ट हुए थे उनको मिला करके 50,000 रुपये का खर्चा लगा था ट्रांसप्लांट में टोटल। और उसके बाद जो मेडिकेशन कंटिन्यू हुई है उसके बाद की वो अलग है। और अगला सवाल है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फेनेस्ट्राइड के। ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। तो मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने डॉक्टर से बात भी की थी। तो डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि साइड इफ़ेक्ट्स एज सच कुछ होते नहीं हैं। लाइक 1000 लोगों में से किसी 10 लोगों को या फिर ऐसे बहुत मिनिमम नंबर्स में देखे जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, लोग ऐसे इस चीज़ को कम्युनिकेट किया गया है इस बात को कि फेनेस्ट्राइड खाने से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक मेंटल प्रेशर बन जाने की वजह से अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं भी हो रहे हैं तब भी आप अपनी एक मेंटल कंडीशन बना लेते हैं इस तरह की कि नहीं, मैं ये दवाई ले रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं आपको, एक वो मेंटल प्रेशर बनाने की वजह से। एज सच मेडिसिन के एज इट इज़ अपने कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बहुत रेयर किसी में देखा जाता है। और वो अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर आपको अल्टरनेट या फिर उसको दवा का डोज कम करने या फिर कोई और तरीका हो सकता है तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है। तो फेनेस्ट्राइड खाने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर आपसे खुद ही पूछ लेते हैं कि अगर आप शादी करने वाले हैं या फिर आपकी मैरिज लाइफ अभी नई शुरू हुई है, तो इस तरह की अगर कुछ कंडीशन है तो डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट कर देंगे कि आपको फेनेस्ट्राइड लेनी है, नहीं लेनी है, या लेनी है तो कितनी लेनी है। अगर आपकी हाल फिलहाल में शादी होने वाली है तो कितने दिनों पहले आप उसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डॉक्टर आपको खुद बता देंगे, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात की जाए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं तो बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम।
1000 लोगों में से किसी 10 लोगों को ऐसा दिखेगा कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सच साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किसी ने पूछा था कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो हैं वो गिरते तो नहीं हैं। तो एज सच कुछ ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरने के कोई चांसेस नहीं हैं। चांसेस जैसा कि स्टडीज़ बताती हैं कि वो DHT रिसेप्टर्स नहीं होते हैं हमारे जो इस प्राइमरी डोनर एरिया में जो बाल होते हैं वहाँ पे DHT रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो वो DHT रिसेप्टर्स नहीं होने की वजह से जब उन बालों को हम आगे यहाँ पे लगा देते हैं तो उन पे भी DHT काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बाल लंबा सस्टेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे पुराने जो बाल यहाँ पे एग्जिस्टेंस हेयर हैं उनके कंपैरिजन में ये ट्रांसप्लांटेड हेयर के रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि विद द टाइम इन बीइंग उनकी अगर केयर ना की जाए तो चांसेस हैं कि वो हेयर फॉल हो सकता है। बट अगर आप केयर करेंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, आप अगर जो दवाएं बताई गई हैं जिस समय तक उस समय तक वो दवाएं लेंगे तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बेफिक्र रहिए कि ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके हेयर फॉल हो जाएगा और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर गिर जाएंगे और पैसा ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसिन कितने दिनों तक लेनी है। तो मेडिसिन कितने दिनों तक लेनी है इसके बारे में भी मैंने बात की थी डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था, और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि 4 से 5 महीने तक मेडिकेशन बिल्कुल 6 महीने तक आप मान लीजिए कि मेडिकेशन आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। उसके बाद से डॉक्टर आपकी मेडिकेशन धीरे धीरे टैपर करने लग जाते हैं और वो आपको मेडिसिन्स जो है वो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन्स कम होने लगती हैं और साल 1.5 साल के अंदर वो इस कंडीशन पे आ जाती हैं कि वो बिल्कुल कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये आप ऐसा मान लीजिए कि साल भर तक आपको मेडिसिन पर रहना होगा। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपको कंटिन्यू बहुत सारी इंटेंस मेडिसिन लेनी है। कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। आपको फिनिस्टाइड लेनी है जो कि 4 से 6 महीने के बीच में उसकी डोज कम हो जाती है। उसके बाद जो मल्टीविटामिन है, बायोटिन है, वो आपको साल भर तक लेनी है। उसका भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि वो मल्टीविटामिन तो वो आपके लिए बेनिफिट ही करेगी, ऐसा कोई लॉस नहीं है उसमें। और फिर बारी आती है मिनॉक्सिडिल की। मिनॉक्सिडिल आप धीरे धीरे मिनॉक्सिडिल भी टेपर होने लगती है 6 से 7 महीने के बाद से उसकी डोज कम होने लगती है। लाइक अगर आप 2 टाइम लगाते हैं 1 ml तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको बोल दे कि अब 1 टाइम कर दीजिए, और जैसा डॉक्टर को लगेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर वैसे वैसे उसको कम कर देगा। तो ये हम मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं कि 1 साल से 1.5 साल के बीच तक आपको मेडिसिन लेनी होती, जो कि धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर वो 1-1.5 साल के बाद बिल्कुल पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद हो जाती, ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ऐसा ही देखा है। कभी कभी अगर आपको लगता है कि हेयर थिनिंग हो रही है, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करके आप दिखा सकते हैं। अगर डॉक्टर चाहेगा कि डॉक्टर को लगेगा तो आपको वापस से मेडिकेशन पे रखा जा सकता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कंटिन्यू बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन लेनी होगी, ऐसा नहीं होता है। अब किसी ने पूछा था कि कितने PRP करवाए हैं मैंने अभी तक। तो मैंने अभी तक 2 PRP करवाए हैं। फर्स्ट PRP मेरा हुआ था ट्रांसप्लांट के 15-20 दिनों के बाद, और फिर सेकंड PRP हुआ था मेरा 3 महीने के बाद होना था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट गया था क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था। तो मैंने 4th मंथ में अपना सेकंड PRP कराया था, और अभी मेरे को 3 महीने के बाद में एक और PRP के लिए जाना होगा। सो अभी कुछ ये इतनी PRPs हैं, तो 2 PRP करा चुका हूँ और हो सकता है कि 2 और 3 PRPs और लेनी होंगी। हाँ, फिर किसी ने पूछा था कि 1 महीने की मेडिकेशन का खर्चा कितना होता है। तो इस बारे में मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि मेडिकेशन का खर्चा कितना होता है। मेडिसिन प्रोमिनेंटली 3 ही होती हैं हमारी। मिनॉक्सिडिल होती है हमारी, और मल्टीविटामिन होती है, और हमारा फेनिस्टाइड होता है। तो इन तीनों का खर्चा मैंने लगभग लोगों को बताया था कि आपका 1000 से 1500 के बीच में महीने का खर्चा होता है। मैं मान सकता हूँ कि हाँ, ये खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आप अपने बालों पे खर्च कर रहे हैं अपनी लाइक, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक लाइक आपको अच्छा दिखना है, तो अगर आप अपने ऊपर अपनी ग्रूमिंग के ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं तो आई गेस आप मैनेज कर सकते हैं इतना, तो आप ज़रूर जाएं। हाँ, लेकिन इतना खर्चा होगा, 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आपको मेडिकेशन पर करना होगा एवरी मंथ। हाँ, एवरी मंथ ऑलमोस्ट आपका इतना खर्चा होगा। अब सबसे लास्ट सवाल कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है। तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ।
सही, आपने सही सुना कि मैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको लेकर के जाऊँगा जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, डॉक्टर से मिलूँगा, उनसे बातें करूँगा, और भी बहुत सारे सवाल जो हैं जो ज़रूरी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग मैं उनसे पूछूंगा, और डॉक्टर क्लिनिक विज़िट करेंगे, क्लिनिक को एक टूर करेंगे क्लिनिक का, और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो में। तब आपको बताएंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है। तो फ़िलहाल के लिए ही इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। और अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं मुझसे तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।